जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज हम लाए हैं ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर ये हम 6 लाए हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन, पौधे और मानव में पोषण। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 करवा चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है। H2O CO2 ये भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण हेतु क्लोरोफिल, H2O तथा CO2 और सूर्य का प्रकाश ये सभी जरूरत होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है। पहला है, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, तो ये सही है। अगला देखेंगे, परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये तरल के रूप में। मृतजीवी तथा परजीवी जो अपना भोजन जो प्रदान करते हैं, ये तरल रूप में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है, तो ये कवक। क्या हो जाएगा, कवक। कवक है जो प्राणी संपोषण में नहीं होता है, ये मित्रजीवी में होता है, मित्रजीवी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, से कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, तो ये सही है। उसके बाद, कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है हमारा, स्व अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है। क्या, तो ये मित्रजीवी और परजीवी दोनों इसमें अवशोषक पोषण के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो इसमें से कौन परजीवी है, तो ये जोक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये बा परजीवी भी है। तो इसको बोल रहा है कौन परजीवी है, तो ये जोक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कौन सा सही है। पहला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी बिल्कुल करता है, तो ये सही है। उसके बाद, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है। जी बिल्कुल रासायनिक क्रिया है।
उसके बाद प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। जी बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको यहाँ पे काट देंगे, ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये लाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है ये अत्यधिक लाल तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो कौन सा अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जरूरी है। उसके बाद जल, ये भी जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, ये भी जरूरी है। और क्लोरोफिल, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो ये उपयोग 1 से 2% ही उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या देखना है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत। क्या? गलत हमें ढूंढना है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, जी नहीं, तो ये गलत है। तो इसमें से हमें गलत ढूंढना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो ये जल से होती है। कहाँ से? जल से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक है? तो ये CO2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? तो ये मात्र 1%। जो इससे पहले वाला प्रश्न में डिस्कस हम लोग किए थे 1 से 2%, तो वही 1%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये शैवालों द्वारा। जो शैवाल जो है ये एक जलीय जीव है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो ये गरना, जिसको हम लोग ग्रेनम भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो ये स्ट्रोमा में। किसमें? स्ट्रोमा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे से यहाँ जब
प्रकाशीय पूछेगा तो ये ग्रना हो जाएगा, और अप्रकाशीय पूछेगा तो ये स्ट्रोमा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है? तो ये रात और दिन दोनों में जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किसमें होती है? तो ये जल में होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवकों में पाया जाता है ये अवशोषक पोषण। क्या? अवशोषक पोषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? तो ये स्ट्रोमा में। किसमें? स्ट्रोमा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? से कौन सा सही है? तो पहला है, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं। तो ये कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण अंगक जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफाइल में पाया जाता है। क्लोरोफाइल में और प्रकाश संश्लेषण इकाई ये क्लोरोफिल में। ये ध्यान रखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण है ये क्लोरोफिल में, और प्रकाश संश्लेषण अंगक तो ये क्लोरोफाइल में। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं। तो ये कार्बनिक द्रव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं, तो ये कार्बनिक द्रव। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पे रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला, पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए तथा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो ये CO2 का मुक्त होना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैस CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो ये पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ये मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से कह रहा है से क्या सही है? चलिए देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है, कथन 1,
कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भागों की घास पीली प्रतीत होती है। जी बिल्कुल होती है। उसके बाद हरित वर्णक प्रदान करने वाली क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जी बिल्कुल ही होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये पत्ता को, किसको? पत्ता को पादप की खाद्य फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये पत्ता को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट ये ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे? ऑक्सीजन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही। दूसरा है तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर केवल एक सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो क्लोरोफिल ये सहायक होता है। उसके बाद क्लोरोफिल बी ये भी होता है। उसके बाद ज़ैंथोफिल ये भी होता है। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स ये भी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मेल्विन काल्विन। कौन? मेल्विन काल्विन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेल्विन काल्विन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है। तो ये क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के प्रोटॉन द्वारा उत्तेजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ये जल का। किसका? जल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और CO2 अपकरण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो ये ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी ये इधर है 41 नंबर देखना है ना। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये मेल्विन कैल्विन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? तो ये ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ये है फॉस्फोगिलिक अम्ल, फॉस्फोगिलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है तो क्या, तो ये ऑक्सीजन निकलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है तो ये ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवसूचक करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है, तो ये प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ये कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो ये प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो ये नीले एवं लाल क्षेत्र में, और प्रकाश के हरे एवं पीले क्षेत्र में सबसे कम। कहाँ, सबसे कम, प्रकाश के हरे एवं पीले में सबसे कम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो ये मैग्नीशियम। ये पहले भी देखे थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, तो प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक, तो ये लाल रंग के प्रकाश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इससे पीछे भी अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताएं, से प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल और सबसे कम हरा। अगर कम होगा तो ये हो जाएगा हरा, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये लाल। ठीक है। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, तो ये हरे रंग में। किस में, हरे रंग में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात में, या केवल दिन में, तो केवल दिन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। कहाँ, केवल दिन में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, से कौन सा सही है, क्या कौन सा सही है। पहला, सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकती अंधेरे में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है क्लोरोफिल। कौन है, क्लोरोफिल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
ऑक्सोनोमीटर, तो ये वृद्धि मापने में, किसमें वृद्धि मापने में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर ये वृद्धि मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कौन सा सही है, क्या कौन सा सही है। पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। जी बिल्कुल बनती है। उसके बाद पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। जी बिल्कुल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश क्या है, तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश ये प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है, क्यों। वो इसलिए होती है क्योंकि वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर रहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। से कुछ वनस्पति जातियां कीटहारी होती है, क्यों होती है, क्योंकि वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लाल की प्रकृति होती है, तो ये लाल की प्रकृति होती है, ये होती है क्षारीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षारीय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्पस या गलसुआ जिसको कहते हैं रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। तो ये पैरोटिड, किसको, पैरोटिड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, पैरोटिड। अगला प्रश्न देखेंगे। टाइलिम एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें मौजूद रहता है। तो ये लार में, किसमें, लार में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से ये लार में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। तो ये 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी मनुष्य के मुख गुहा में ये लाल ग्रंथि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लार में कौन से एंजाइम उपस्थित है। तो ये टाइलिन भी लार में उपस्थित रहता है। उसके बाद लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम में भी उपस्थित रहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कौन सा कथन सही है, क्या, कौन सा कथन सही है। पहला, भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। बिल्कुल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी कि गलत, असत्य यानी कि गलत। इसमें से हमें गलत दिखना है। तो लार भोजन के अम्लीय को नष्ट कर उससे उदासीन बनाता है, ये तो सही है। उसके बाद लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस में परिवर्तित करता है। बिल्कुल करता है। उसके बाद भोजन में उपस्थित समस्त मुंड को पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमसे गलत पूछ रहा था तो ये यही गलत है।
अगला प्रश्न देखेंगे, दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? तो ये मज्जा गुहा में। कहाँ? मज्जा गुहा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। आगे देखेंगे, मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? तो ये कैनेनाइन। क्या? कैनाइन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। से मनुष्य के मुख गुहा में कैनाइन दांत है जो सबसे कम, यानी कि 4 दांत पाए जाते हैं। कितने? 4 दांत। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है। तो ये दंता स्थित। क्या? दंता स्थित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फास्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा सही है? क्या? कौन सा सही है? पहला, दांतों के ऊपरी परत इनामेल का होता है। जी बिल्कुल होता है, ये अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं। उसके बाद, इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। जी बिल्कुल भाग है। उसके बाद, इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है। जी बिल्कुल बना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती? तो ये फिलीफॉर्म में। किस में? फिलीफॉर्म में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीभ पर उपस्थित जीभ के अगले भाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मीठा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या कह रहा है? जीभ के अग्र भाग में, यानी कि जीभ का जो अगला भाग होता है उसमें कौन सा स्वाद ग्रहण किया जाता है? तो मीठा। और तीखा कहाँ किया जाता है? तो ये पिछले भाग में। कहाँ? पिछले भाग में। ध्यान में रखेंगे, मीठा अगले भाग में, तीखा पिछले भाग में। आगे देखेंगे, मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है। तो ये ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रसनी। आगे देखेंगे, कभी कभी भोजन जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भोजन श्वास नली में फंस जाता है। भोजन जो होता है ये श्वास नली में फंस जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि ये अमाशय में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमाशय। अमाशय क्या है? तो अमाशय है जो प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, जिसे हम लोग स्टोमच कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है। तो ये जठर रस में। कहाँ? जठर रस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है तो ये जठर रस में। अगला प्रश्न देखेंगे, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं। तो ये क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पाया जाता है। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम ये भी पाया जाता है। उसके बाद म्यूकस ये भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अप्रभावित रहते हैं क्योंकि म्यूकस अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन बदल देता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेप्सिन बदलता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो ये स्टार्च का, जो लार जो पचाने में सहायक करता है तो ये स्टार्च का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक प्रकार का क्या है। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये प्रोटीन का पाचन ये उदर से होता है। कहाँ? उदर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। तो ये अगले भाग में जो बताए थे, अगले भाग में तो मीठा पाया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है खट्टे, तो ये पार्श्व। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, जो अगले भाग में मीठा और पार्श्व में ये खट्टा और पिछले भाग में तीखा। ठीक है, अगला देखेंगे, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो ये लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है। तो ये अमाशय होता है। क्या होता है? अमाशय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये वाला यहाँ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अमाशय। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है निगल द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वारा, जिसे हम लोग गुल्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल्लेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुल्लेट। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है। तो ये रेनिन बच्चा में पाया जाता है, क्योंकि वो दूध का पाचन करता है रेनिन के कारण ही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं है, यानी कि गलत। क्या? गलत। तो देखेंगे, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो ये सही है। उसके बाद, अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है। जी बिल्कुल होता है। उसके बाद, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है। जी बिल्कुल होता है। तो उसके बाद, अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लय के तरह हो जाता है, जिसे चाल कहते हैं। जी नहीं, जिसे कायल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायल। गलत है, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप जो गाढ़े लय के तरह हो जाता है, जिसे हम लोग चाल नहीं कायल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायल। अगला प्रश्न देखेंगे, अमाशय खुलता है। तो ये ग्रहणी में। कहाँ? ग्रहणी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमाशय जो खुलता है ये ग्रहणी में खुलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में ये पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, जठर रस में मौजूद हाइड्रोलिक अम्ल, तो ये भोजन के अम्लीय को बनाता है, जी बनाता है। उसके बाद भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, बिल्कुल मार डालता है। उसके बाद एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, बिल्कुल करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जठर रस के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत, सही नहीं है यानी कि गलत। पहला, जठर एक अस्थायी के रूप में कार्य करता है, तो ये तो सही है। उसके बाद जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये तो सही है। उसके बाद जठर अमाशय रस में लाइपेज और इमाइलेज स्रावित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है, तो दो बार, तो ये 20। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं, और जो 12 दांत है ये केवल 1 बार विकसित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो ये एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन चाहिए, क्या चाहिए? रेनिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है, तो ये 32 फीट की। कितने? 32 फीट की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो ये 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो ये है मूल पित्त वाहिनी। मूल पित्त वाहिनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो ये मूल पित्त वाहिनी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है, तो ये पित्त। पित्त जठर रस में मौजूद नहीं रहता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन का श्वास नली में जाने से रोकता है, तो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, एपिग्लोटिस। अगला देखेंगे, अगला है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायक करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है, तो ये एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होता है, तो ये स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। स्तंभाकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो ये दंत पालक। दंत पालक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
आमाशय के दीवार पर होने वाला घाव या अम्ल किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो ये अम्लीय स्राव के कारण। किसके कारण? अम्लीय स्राव के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं? तो ये जीव द्रव में। किस में? जीव द्रव में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? से कौन सा सही है? क्या कौन सा सही है? पहला है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। जी बिल्कुल सही है। उसके बाद भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल है। मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो ये छोटी आंत के डुडेनल में। किसमें? छोटी आंत के डुडेनल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, इसे यकृत तथा अग्नाशय की नली जो है आहार नाल के किस भाग में खुलती है? तो ये आहार नाल में छोटी आंत की डुडेनल में खुलती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जेजुनम किसका अंग है? तो जेजुनम है ये छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जेजुनम किसका अंग है? तो ये छोटी आंत का। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ये कोलन, ये बड़ी आंत का भाग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ये यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और वहीं पे दूसरा नंबर पे अग्नाशय। क्या? अग्नाशय दूसरा नंबर पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा और यकृत नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ये अग्नाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? से कौन सा सही है? कौन सा सही है? अगला प्रश्न देखेंगे, क्या स्टेटमेंट है इसका। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। तो ये बिल्कुल सही है। किसी यकृत की कोशिकाओं से ही पित्त रस का स्राव होता है और ये पित्ताशय में संचित होता है। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। जी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोट नहीं, यहाँ पे छोटी होता। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो पित्तरस के द्वारा। जी बिल्कुल, ये भी होता है। उसके बाद अग्नाशयी रस द्वारा, ये भी होता है। सक्कस एंटीरिकस इसके द्वारा भी होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये छोटी आंत की। नाम है छोटी, लेकिन ये है आहार नाल की सबसे इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है आहार नाल की। ठीक है। और वहीं पे बात करेंगे तो बड़ी आंत की, तो इसकी जो नली होती है ये ज़्यादा थोड़ी चौड़ी होती है और मोटी होती है। ठीक है। लेकिन छोटी आंत से इसकी जो लंबाई है ये छोटी होती है, सिर्फ चौड़ाई इसकी बड़ी होती है। ठीक है। आगे देखेंगे, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की। ये तो देख लिए। ये अगला देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग
किस भाग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में ये संपन्न हो जाता है, मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में ये खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किया जाता है? तो ये छोटी आंत में अधिकतम पोषक तत्व जो भी होता है ये मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में जाके पूरा ये पच जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? तो ये एमाइलेज, क्या है? एमाइलेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? वसा पाचक एंजाइम, तो ये लाइपेज, क्या? लाइपेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो ये लाइपेज। ये इसको वसा पाचक बोलिए या प्रोटीन पाचक एंजाइम बोलिए। ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? तो वसा पाचक एंजाइम ये लाइपेज ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कौन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये लाइपेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गिल्सन्स कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है? तो ये यकृत में। किसमें? यकृत में। गिल्सन्स कैप्सूल जो ये यकृत में मौजूद रहता है। अगला आप देखेंगे, लोहा पाया जाता है। लोहा यकृत में भी पाया जाता है, उसके बाद मछली में भी पाया जाता है, उसके बाद मांस में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी में लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ब्यूनस ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में। ब्यूनस ग्रंथि ये छोटी आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये पित्त रस के द्वारा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये पित्त रस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है भोजन को अम्लीयता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, बिल्कुल। उसके बाद वसा का पायसी करना, तो जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद वसा को अम्लीय तथा गिल्सॉन में बदलना, जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्त रस के उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है? तो ये हीमोग्लोबिन के विखंडन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? तो ये जठर रस की। किसकी? जठर रस की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? तो ये जठर रस की। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से क्या विचार करना है? उपयुक्त में से कौन अग्नाशयी रस में पाया जाता है? किसमें? अग्नाशयी रस में। तो कार्बोक्सीपेप्टिज ये तो पाया जाता है। उसके बाद लाइपेज ये भी पाया जाता है और ये दोनों नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन 1, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल निभाता है। आगे देखते हैं,
कारक क्या कह रहा है? कारक कह रहा है से यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। जी नहीं, यही गलत है। तो इसमें इसका हो जाएगा, कथन एक सही है लेकिन कारण आर गलत है, कारण आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग सूचन करता है? तो ये यकृत। कौन? यकृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये यकृत। किसको? यकृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बनने वाले विषैले अमोनियो की यूरिया में बदलता है? तो ये यकृत। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है तो ये यकृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल ये सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य है विषाक्त पदार्थ को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित करना। बिल्कुल। उसके बाद वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। बिल्कुल। उसके बाद अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से विचार करना है। क्या विचार करना है? से उपयुक्त विशिष्ट गुण। क्या देखना है? विशिष्ट गुण। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो बस हो गया, यहीं से सही मेरा आंसर निकल जाएगा कि मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको हम बताए थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो ये अग्नाशय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये बड़ी आंत में। किस आंत में? तो बड़ी आंत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। आगे देखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो ये इलियम में। इलियम जो छोटी आंत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये इलियम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? सत्य यानी कि सही। इसमें से कौन कौन सही है? तो इसको देखेंगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में इलियम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है। तो ये सही है। उसके बाद अवशोषित भोजन बिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाता है। तो ये भी सही है। उसके बाद अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में वितरित किए जाते हैं। तो जी बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह है? तो छोटी आंत। वसा का छोटी आंत में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये प्रोटीन ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। किस में? अमीनो अम्ल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्लूकोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। उसके बाद वसा, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत हमको ढूंढना है। तो ये है, बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो सही है। उसके बाद बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित करता है। बिल्कुल करता है। उसके बाद बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है। जी नहीं, चौड़ी होती है, लंबी नहीं होती है। तो गलत ढूंढना था, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अपसोसी अंग किस भाग में मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में, जो सिकस तथा एपिडक्स, ठीक है, एम्पीडक्स जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं, अपेंडिक्स तथा सिकम जो बीमारी होता है ये बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत? असत्य यानी कि गलत। ठीक है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है। बिल्कुल। उसके बाद छोटी आंत के लिए इलियम में भोजन का पाचन तथा अपशोषण होता है। बिल्कुल। उसके बाद बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अपशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। जी नहीं, ये ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलत हमें ढूंढना था, तो यही गलत है। आगे देखेंगे, मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो जल। क्या? जल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो ये कोलन में। कहाँ? कोलन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो ये कोलिसिस्टोनिकाइन। क्या है? कोलिसिस्टोकाइन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में क्षुद्रंत यानी कि छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा क्रम ह्रास क्रम यानी कि घटते क्रम? क्या है? ये है घटते क्रम। घटते क्रम। तो घटते क्रम में हम लोग देखेंगे तो घटते क्रम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब ध्यान दीजिए, शोषांतर इसे हम लोग इलियम कहते हैं। ठीक है, मध्यांतरम जो जेजुनम होता है। ठीक है, ग्रहणी यानी कि डेडुरम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घटते क्रम में सबसे ज़्यादा शोषांतर यानी कि इलियम, उसके बाद मध्यांतर यानी कि जेजुनम, उसके बाद ग्रहणी यानी कि डेडुरम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? तो ये कायम। क्या? कायम। ये अमाशय में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है?
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये शक्कर में बदल जाता है, यानी कि मीठा में, यानी कि स्टार्च माल्टोज में, स्टार्च माल्टोज में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो जाएगा? तो ये पित्ताशय जो है ये वसा का पाचन करता है, तो जब पित्ताशय निकाल देगा तो वसा नहीं पचेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये आंत्र रस में, किसमें? आंत्र रस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत दिखना है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। तो ये सिटएपिसिन एंजाइम पाइसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ये तो सही है। उसके बाद एमिलोप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजन का घुलनशील शर्करा में बदल देता है, बिल्कुल ये तो सही है। उसके बाद सिटएस्पिन्स तथा एमिलोप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहता है, जी नहीं। तो ये गलत हमें ढूंढना था, तो गलत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो यकृत का कार्य नहीं है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण ये है। उसके बाद यूरिया का उत्पादन ये भी है। उसके बाद मित्र एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश ये है। लेकिन खाद्य और आजीवन आहार में से जल का अधिकय का अवशोषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी यकृत का ये कार्य नहीं है कि खाद्य और आजीवन आहार में से जल के अधिकय का अवशोषण। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के समान अमीमा में भी प्राण निसंपोषण होता है, परंतु अमीमा में किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद। किसका? कुटपाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अमीमा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो ये भोजन रसधानी में। भोजन रसधानी में अमीमा में भोजन का पाचन जो होता है ये भोजन रसधानी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर में किस रचना द्वारा होता है? तो ये सिलिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिलिया द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंगों की कौन सी क्रिया सही रूप में मेल खाती है? तो सही रूप में ये मेल खाती है तो ये हो जाएगा पित्ताशय पित्त संग्रहण। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, पित्ताशय पित्त संग्रहण सही है। लीवर पित्त उत्पादित ये भी सही है। पाचक ग्रंथि इंसुलिन उत्पादित ये भी सही है। उसके बाद पित्त वाहिका पित्त परिवहन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।